लेक्चर 1 होटल ब्लू डायमंड। होटल ब्लू डायमंड के 5th फ्लोर के रूम नंबर 508 में माहौल काफी गर्म था। एक आदमी सोफे पर किसी राजा की तरह अपने पैर पर पैर रख कर बैठा था। उसकी गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर रूम में मौजूद सभी लोगों को अपने शरीर में डर के कारण कपकपी सी महसूस हो रही थी। सोफे पर बैठे उस आदमी ने अपनी लाल आंखों से एक बार रूम में मौजूद सभी लोगों की तरफ घूर कर देखा और कहा, अगले 24 घंटों के अंदर मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने टेबल पर चाहिए। उसके बाद उसने अपने पास खड़े आदमी को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। 5 मिनट बाद पूरा रूम खाली हो चुका था। सिर्फ सोफे पर मौजूद आदमी सोफे पर बैठकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये है हमारी कहानी के हीरो मिस्टर आर्यन सिंह रजावत। गोरा रंग, लंबी हाइट, मस्कुलर बॉडी, पतले होठ, गहरी काली आंखें, देखने में हैंडसम तो इतने की लड़कियां देखकर पागल ही हो जाती है। 1 घंटे बाद एक बाइक पर बैठकर जा रही 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। तभी पीछे बैठी लड़की ने कहा, माही चल आज शॉपिंग पर चलते हैं। उसकी बात सुन बाइक चला रही लड़की ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यार पाखी, जब देखो तुझे शॉपिंग की पड़ी रहती है। वैसे भी आज हम लेट हो गए हैं, एम्स हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। पाखी ने उससे पूछा, माही क्या बात है, तू पिछले कुछ दिनों से इतनी चिड़ी चिड़ी क्यों है? कुछ नहीं यार, बस कुछ दिनों से किसी की धुलाई नहीं की है ना, माही ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। उसी वक्त पाखी की नज़र सड़क के पास खड़ी एक लड़की पर जाती है जिसे 3-4 आदमी मिलकर परेशान कर रहे थे। उन्हें देखकर पाखी ने हंसते हुए कहा, लगता है माही आज भगवान ने तेरी जल्दी ही सुन ली। माही क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं, उधर देख। ये कहते वक्त पाखी सड़क के पास इशारा करती है। माही ने जब उस तरफ देखा तो बाइक को उन लोगों के पास जाकर रोक दी। लगता है आजकल छिछोरे लड़कों की भी जनसंख्या बढ़ गई है हमारे भारत में। ये सब कहते वक्त माही ने बाइक से उतरकर अपना हेलमेट उतारा। हेलमेट निकलने के कारण उसके काले घने कमर तक लंबे बाल हवा में लहराने लगे। ये है हमारी कहानी की हीरोइन माही कपूर। हल्की नीली झील सी आंखें, दूध जैसा गोरा बदन, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मुलायम होठ, खूबसूरत इतनी कि कोई देखे तो उसमें खो ही जाए। माही की बात सुन उनमें से एक मोटे पेट वाले आदमी ने कहा, ए लड़की जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। उस मोटे आदमी के पास खड़े लड़के ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख तो यार इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, मुझे तो इसकी आंखों से ही मोहब्बत हो गई है, मन करता इनमें डूब जाऊं और तू है कि इसे धमकी दे रहा है। ये सुन वह चारों लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन सबको हंसता देख पाखी ने भी उनके मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, अरे भैया, अगर डूब के मरने का इतना ही शौक है तो किसी नाले में जाकर मरो। ये कहने के बाद पाखी हंसने लगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पाखी को खुद पर हंसता देख उन सभी लड़कों को गुस्सा आ जाता है। वह पाखी की तरफ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि उन्हें एक मीठी सी आवाज आती है, आपको मोहब्बत हो गई है मेरी इन आंखों से, पर मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा सुंदर है। माही ने यह बात बड़ी ही मासूमियत से कही थी। माही की बात सुन उनमें से एक लड़का जिसका नाम मुन्ना था, उसने कहा, मैडम फिर वह लोग जरूर पागल होंगे जिन्होंने आपकी खूबसूरती की तारीफ नहीं की। आपको देखकर तो मन करता है कि अभी के अभी आपको अपना बना लूं। ये कहने के बाद मुन्ना जैसे ही माही के चेहरे पर अपना हाथ रखने वाला था कि एक झटके से माही ने उसके हाथ को पकड़कर उसे उसकी पीठ से लगा दिया और कहा, अब ये सड़े हुए टमाटर जैसी शक्ल के इंसान तुझे बहुत शौक है ना लड़कियों को अपना बनाने का, तो चल आज तेरा ये शौक भी पूरा कर देती हूँ। ये कहने के बाद माही ने उसकी कमर पर एक जोर की किक मारी जिससे वह सीधा मुंह के बल रोड पर गिर गया। फिर बाकी लड़कों की तरफ देखते हुए माही ने कहा, तुम लोगों को पता है मेरे इन हाथों में बहुत दिनों से खुजली हो रही थी, पर सिर्फ आज तुम लोगों के कारण ही मैं अपने हाथों की खुजली को खत्म कर पाऊंगी। मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलने हॉस्पिटल में जरूर आऊंगी। माही की बात सुन वह तीनों लड़के माही की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगे। तब पाखी ने उन सबको देखकर कहा, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं हूं ना आपको बताने के लिए वो क्या है ना। अगले 20 मिनट के बाद आप लोग हॉस्पिटल में मिलेंगे और कम से कम 1 हफ्ते तक तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा।
ये सुन तीनों लड़के गुस्से से माही के तरफ एक साथ बढ़ने लगते हैं। 5 मिनट बाद चारों लड़के जमीन पर दर्द से चिल्ला रहे थे और माही उनके सामने अपने हाथों को झाड़ रही थी। माही ने एक नज़र उन सब की तरफ देखा। बाद में उसने उस लड़की के पास जाकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उस लड़की ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी और कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए दीदी। क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? माही ने उसे स्माइल करते हुए कहा, दीदी भी कह रही हो और थैंक्स भी बोल रही हो। लड़की, सॉरी दीदी। माही, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदनी है। अरे नंदिनी, तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारी माही को किसी लड़के की धुलाई करने में बहुत मजा आता है, तुम्हारी वजह से आज फिर से उसे परम सुख की प्राप्ति हुई है। पाखी की बात सुन माही उसके सिर पर चपत लगाती है और कहती है, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, आज के लिए इतना काफी है, अब घर चल वरना हमें एम्स छोड़ेगी नहीं। बाद में माही ने नंदिनी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अपना ध्यान रखना नंदू। दी, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये कहकर नंदिनी ने माही को गले से लगा लिया। तभी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक ने नंदिनी से पूछा, मैम आप ठीक तो है ना? चट्टू एमएस का गुस्सा। तभी वहां पर कुछ बॉडीगार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक ने नंदिनी से पूछा, मैम आप ठीक तो है ना? इससे पहले नंदिनी कुछ जवाब देती कि तभी माही ने उन्हें देखकर कहा, आप लोग इतनी देर से कहाँ थे? अगर इनको कुछ भी हो जाता तो क्या आप लोग इस चीज की जिम्मेदारी लेते? आप लोगों को इनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। अगर आप ऐसे ही इनको अकेला छोड़कर जाते रहे तो आप लोगों की जरूरत ही क्या है? माही की बात सुन नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी मैंने ही इन्हें किसी काम से भेजा था, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। माही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी फैमिली का क्या होता? नंदिनी ने थोड़े पछतावे के साथ कहा, सॉरी दीदी, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। ये कहकर माही और पाखी दोनों बाइक से चली जाती है। वही यह पूरी घटना रोड के सामने वाले होटल के 5th फ्लोर से एक आदमी देख रहा था। ये सब देखते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। जब आर्यन ने माही को किसी अनजान लड़की के लिए लड़ते देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। माही को देख आर्यन ने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग। ये कहते वक्त आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक सुंदर सी लड़की अंदर आकर भागकर सीधे आर्यन की गले लग जाती है और खुशी से कहती है, भाई आप वापस आ ही गए, मैं बहुत खुश हूँ। आर्यन भी नंदिनी को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। ये है आर्यन के चाचा की इकलौती बेटी नंदिनी रजावत, बहुत ही मासूम और एक नेक दिल इंसान, दिखने में बहुत ही प्यारी और सुंदर है, घर में सबकी लाडली है। नंदिनी आर्यन से सबसे ज्यादा प्यार करती है। आर्यन भी नंदिनी पर अपनी जान न्योछावर करता है। अचानक नंदिनी को कुछ याद आता है और वह आर्यन से थोड़ा दूर होकर गुस्से से कहती है, आप बहुत बुरे हो भाई, पहले आप हमें छोड़कर अब्रॉड चले गए और अब जब आप 2 साल बाद वापस आए हैं तो आपने हमें बताया भी नहीं। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने आपके पीछे मेरे जासूस आंखें लगा रखे हैं, इसलिए मुझे पता चल गया और मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। तभी एक बार फिर से रूम का दरवाजा खुलता है और एक हैंडसम सा लड़का अंदर आता है। ऋषभ को देखकर आर्यन ने नंदिनी से कहा, हाँ पता है मुझे तेरे जासूसों का। ये कहते वक्त आर्यन ऋषभ को ही घूरे जा रहा था। ये सुन ऋषभ थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ आर्यन को गले लगा कर कहा, यार आज ही तो आया है और आते ही तेरा वही गुस्सा। मुझे तो लगा था तू इन 5 सालों में बदल गया होगा, पर तू वैसा का वैसा ही है। इस बात पर आर्यन ने कुछ नहीं कहा। एक बात बता, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी? वैसे तुझे देखकर लगता तो नहीं है तू इस जन्म में हमें हमारी भाभी से मिलवा आएगा, ऋषभ ने कहा। ये सुन आर्यन के सामने अचानक से ही माही का चेहरा आ गया। नंदिनी भाई का तो सबको पता है, इन्हें लड़कियों से कितनी ज्यादा चीड़ है। इनकी गर्लफ्रेंड तो दूर की ही बात है, पर मैं अभी होटल के बाहर एक दीदी से मिली, सच में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, मुझे तो उनके जैसे ही भाभी चाहिए।
उन्होंने मेरी उन लड़कों से बचने में मदद भी की, मैंने तो उन्हें अपनी बड़ी बहन भी मान लिया है। नंदनी की यह बात सुन आर्यन ने उससे थोड़ा फिक्र जताते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना नंदू? नंदनी, हाँ मैं ठीक हूँ, दीदी ने हमें बचा लिया था। उनका नाम माही है। माही? आर्यन ने ये नाम फिर से अपने मन में दोहराया। अच्छा ठीक है, आप अपनी दीदी की तारीफ बाद में कर लेना। अब आप घर जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। भाई आप घर नहीं आएंगे प्लीज, अब आप भी आ जाए, अब तो 5 साल हो गए हैं उस बात को। कुछ देर के लिए तो नंदिनी की कही बात से रूम में शांति छा गई। इस बीच आर्यन की आवाज आई, अभी तो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं कुछ दिनों के बाद घर आने के लिए देखता हूँ। इसके बाद नंदनी वापस घर चली गई और ऋषभ और आर्यन आपस में कुछ बिजनेस की बातें करने लग गए। जोशी मैंशन। माही और पाखी दोनों बाइक पार्क कर घर के अंदर जाने लगती है। तभी रामू काका उन दोनों के पास आकर धीरे से कहते हैं, बेटा आज फिर से इतना लेट कैसे हो गया? अंदर मैम साहब गुस्से में बैठी है, आज तो भगवान ही मालिक है तुम दोनों का। मुझे तो नहीं लगता मैडम आज फिर से तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आएगी। माही बेटा, रामू काका ने घबरा कर कहा। माही ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, काका क्या सच में एम्स इतने ज्यादा गुस्से में है? रामू काका, हाँ बेटा आज सच में वह बहुत गुस्से में है, अब हम चलते हैं वरना उनके गुस्से का सामना हमें करना पड़ेगा। ये कहकर काका घर के अंदर चले गए। माही, लगता है माँ सच में बहुत गुस्से में, अब क्या करेंगे? पाखी ने माही से पूछा। माही ने थोड़ा उदास होकर बोला, मुझे नहीं पता, अब तो महादेव ही बचा सकते हैं। अगर माँ को पता चल गया कि तुम वहाँ गुंडों से लड़ रही थी तो आज हमारी खैर नहीं। माँ हम दोनों की चटनी बनाकर पराठे में लगाकर भाई को खिला देगी। मुझे तो नहीं लगता आज तुम्हारे महादेव भी हमारा साथ देंगे, बेचारे वो भी कितनी बार तुम्हारी इन हरकतों पर तुम्हारा साथ दें। माही थोड़ा गुस्से में बोलती, अरे पागल, क्यों मरवाने पर तुली हुई है, थोड़ा धीरे बोल और शुभ शुभ बोल। मैं हूं ना, मैं कुछ सोचती हूँ। ये बोलकर माही अपने सिर पर हाथ रखकर इधर उधर घूमकर कुछ सोचने लगती है। तभी उन्हें अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आती है, माँ देखो आ गई आपकी लाडली बेटिया। यह आवाज सुन दोनों भागकर घर के अंदर जाती है और भाई कहकर सामने खड़े शख्स को गले लगा लेती है। उन दोनों के एक साथ गले लगाने से अंश के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, फिर भी वह खुद को संभाल लेता है। अंश ने उन दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, देखो माँ कैसे दोनों जंगली बिल्लियों के जैसे मुझ पर झपट्टा मार रही है। ये सुन दोनों अंश से अलग हो जाते हैं और खड़े होकर उसे गुस्से से घूरने लगती हैं। ये है अंश जोशी, पाखी का बड़ा भाई और जोशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ। बाहर के लोगों के लिए सीरियस और खतरनाक, पर घर में इनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। अंश थोड़ा पीछे हटते हुए, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? माही गुस्से में पाउटिंग, भाई आपने हमको बिल्ली कहा। नहीं नहीं, मैं मेरी दोनों प्यारी सी बहनों को बिल्ली कैसे कह सकता हूँ, मैंने तो तुम दोनों को जंगली बिल्ली राय कैट फेस कहा था। ये कहते हुए अंश हंसते के हुए हॉल में भागने लगता है। जब माही और पाखी ने अंश की पहली बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जैसे ही अंश की बात पूरी हुई उन दोनों का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया और वह अंश के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगी। तभी पूरे हॉल में एक आवाज गूंजती है जिसे सुन अंश अचानक से अपनी जगह पर ही रुक जाता है। छतरी गर्लफ्रेंड। तभी पूरे हॉल में एक आवाज गूंजती है जिसे सुन अंश अचानक से ही अपनी जगह पर ही रुक जाता है। माही अंश के अचानक रुक जाने के कारण वो उसकी पीठ से टकराती है और नीचे फर्श पर गिर जाती है। पाखी भी भागकर आ रही थी और माही के पैर में उसका पैर फंस जाता है। वो उसके पैरों के ऊपर गिर जाती है। उन दोनों को ऐसे देख अंश और घर के सारे नौकर अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। माही ने अपने पैर से पाखी के पैर पर किक मारी और बोली, अरे पागल, देखकर नहीं गिर सकती है क्या, मेरा पैर तोड़ दिया। पाखी ने दर्द से कराहते हुए कहा, अरे मेरी कमर टूट गई यार, अब ये देख आंखें कर कैसे गिरते हैं। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि देखकर भी गिरा जाता है। ये सिर्फ तू ही है जो अपने ऐसे नए नए ज्ञानों का आविष्कार करती रहती है। पाखी अपने पास ही रखे सोफे का सहारा लेकर खड़ी होती है।
और माही की भी खड़ी होने में मदद करती है। तभी उन दोनों की नज़रें सीढ़ियों से आती शारदा जी पर पड़ी, जिन्हें देख वह दोनों रोनी सी शक्ल बनाकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। उनकी ऐसी हालत देख अंश को बहुत हंसी ओपन माउथ स्माइल आ रही थी, पर शारदा जी की तरफ देखकर वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वक्त मिल ही गया आप दोनों को घर आने का। पिछले 3 दिनों में तो आपको हमारी याद आई ही नहीं, शारदा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नहीं एमएस, आप गलत समझ रही है अंडरस्को हमें तो आपकी बहुत याद आई, माही ने ये कहा और पास ही खड़ी पाखी जी कमर पर चुटी काटी। तुरंत ही पाखी भी अपनी कमर को सहलाते हुए बोली, हाँ माँ, ऐसा हो सकता है क्या भला हमें आपकी याद ना आए। उन दोनों की सफाई सुन शारदा जी बोली, हाँ तभी तो आप लोगों ने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया, और आज भी हमें ही हर बार की तरह विधि को कॉल कर आप लोगों को याद दिलाना पड़ा। आप लोगों का एक घर भी है। शारदा जी की बात सुन माही उनके पास जाकर उनको गले लगाते हुए बोली, एमएस, आपको तो पता है ना, विधि यहाँ पर अकेली रहती है तो हमें उसके पास जाना पड़ता है, और हमें अच्छे से पता है हमारी एम्स कितनी अच्छी और स्माइलिंग फेस प्यारी है, वो कभी किसी को उदास नहीं देख सकती। शारदा जी, ऐसा है तो तुम उससे भी हमारे साथ रहने के लिए बुला लो। पाखी सोफे पर शारदा जी की दूसरी तरफ बैठते हुए बोली, माँ, हमने कई बार उसे बोला है, पर वह मानती ही नहीं और उसे ज्यादा फोर्स करना हमको भी सही नहीं लगता। शारदा जी, तो फिर तुम उसे कभी कभी घर पर ले आया करो। मही, हाँ एमएस, हम ले आएंगे उसे। फिर वह दोनों शारदा जी के गले लग गई और कहा, यू आर द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सब देख अंश जो साइड में खड़ा था उसे बहुत जलन होने लगी। वो थोड़े गुस्से पाउटिंग में बोला, 2 महीनों के बाद घर में आया हूँ, फिर भी माँ आप इन दोनों को प्यार कर रही है, ये कहकर उसने अपना मुंह फुला लिया। शारदा जी ने उसे भी अपने गले लगने का इशारा किया, फिर वह भी उन तीनों के गले लग गया। शारदा जी से अलग होकर पाखी ने कहा, माँ देखो ना, भाई ने हम दोनों को बिल्ली स्माइलिंग कैट फेस कहा और हमें बताया भी नहीं वह आज वापस आ रहे हैं। अगर हम घर नहीं आते तो हमें पता भी नहीं चलता कि वह आ गए। अंश, नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है, मैंने इनको बिल्ली नहीं कहा, मैंने इनको जंगली बिल्ली कहा। ये कहकर अश भागने लगा। उसके ऐसा कहते ही माही पाखी भी गुस्से में उसके पीछे भागने लगी। ये देखकर शारदा जी भी मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद माही, पाखी और अंश अपने कमरे में चले गए। रात के करीब 8 बजे विमल जोशी भी घर आ गए। शारदा जी ने उनके हाथ से उनका बैग लेते हुए कहा, आप फ्रेश होकर खाने के लिए आ जाए, हम खाना डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी विमल जी ने अंश से पूछा, तुम्हारी लंदन की कंपनी से डील हुई कि नहीं? अंश, हाँ, डील लगभग काम पूरा हो चुका है, बाकी का काम यहाँ से हो सकता है, इसलिए मैं वापस आ गया। अच्छा किया, विमल ने कहा। इसी दौरान शारदा की नज़र माही पाखी पर गई जो एक दूसरे को आंखों से कुछ इशारा कर रही थी। क्या बात है, बोलो, शारदा जी ने कहा। ये सुन विमल और अंश भी उनकी तरफ देखने लगे। वो एमएस, हमारा कॉलेज पूरा हो गया है और आपको तो पता ही है पाखी तो अपनी फैशन डिजाइनिंग में कितनी बिजी रहती है। अब तो वह अपना खुद का स्टूडियो खोलने की तैयारी कर रही है। अब कॉलेज के बाद तो वह पूरा ध्यान उसी पर देगी। और विधि ने भी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, मैं भी सोच रही थी क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं, माही ने कहा। पाखी ने भी माही का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, माही घर पर क्या करेगी, अगर वह जॉब करेगी तो उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। शारदा, तुम लोग तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमने आज तक पता नहीं तुम दोनों पर कितनी पाबंदियां लगा रखी है, ऐसे तो कुछ करने से पहले पूछती तक नहीं हो तुम दोनों। हाँ माँ, लोगों से झगड़ा करना, उन्हें बेवजह परेशान करना, यह आपकी परमिशन से ही तो करती है आपकी प्यारी माही, अंश ने माही का मजाक उड़ाते हुए कहा। माही ने अंश को अपनी आंखों से गुस्से से घुरा, जैसे कह रही हो, अगर मैं आज पीटने से बच गई तो आप संभल कर रहना मुझसे। झगड़ा अब वापस किससे लड़ाई करके आई है ये दोनों? शारदा ने उन दोनों को गुस्से से देखकर अश से पूछा। इससे पहले अश कुछ कहता माही बोल पड़ी, एमएस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ माँ, माही सही कह रही है, भाई बस ऐसे ही बोल रहे हैं हमें परेशान करने के लिए, पाखी ने थोड़ा घबराते हुए कहा।
शारदा ने उनकी बातें सुनकर अंश को देखा। अंश कुछ बोलने ही जा रहा था कि माही ने उसके पैर पर अपना पैर मारा और धीरे से कहा, अगर आज आपने कुछ भी कहा तो मैं भी एम्स को कह दूंगी। आपकी एक गर्लफ्रेंड है। कौन सी गर्लफ्रेंड? किसकी बात कर रही है तू? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी? हाँ तो ये बात तो मुझे पता है, एम्स को थोड़ी ना पता है। मैं जब ये बात कहूंगी तो पाखी भी मेरा साथ देगी, तब आप क्या करोगे? मैं तो ये भी कहूंगी कि आपने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। माही ने धीरे से अश को कहा। ये सुन अश जो खाना खा रहा था वो उसके गले में ही अटक गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। माही ने उसे पानी दिया और उसकी पीठ को थपथपाने लगी, फिर कहा, भाई ध्यान से आराम से खाना खाना चाहिए ना। माही की इतनी अच्छी एक्टिंग देख करे तो अश हैरान रह गया। ओपन माउथ फेस, ओपन माउथ फेस, ओपन माउथ फेस। कार रुकने के बाद विधि भी कार की बैक सीट पर बैठ गई। प्लीज़ कमेंट करके बताएं मेरी यह कहानी आप सबको लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड विल बी अपलोड सून। चैप्टर 5 काली आंखें। जैसे ही वह विधि के अपार्टमेंट की बिल्डिंग के नीचे पहुंचे उन्हें विधि उनका वेट करती हुई दिख गई। कार रुकने के बाद विधि कार की बैक सीट पर बैठ गई। माही कार मॉल की तरफ ले चल, हम दोनों अगर ऐसे ही पार्टी में जाएंगे तो सब हमें ही घूर घूर कर देखेंगे, पाखी ने कहा। माही और पाखी ने आज सलवार सूट पहन रखा था। विधि तुमने भी पार्टी के कपड़े नहीं पहने हैं, तुम्हें भी ड्रेस लेनी होगी ना, पाखी ने विधि से पूछा। नहीं वो मैंने मेरी ड्रेस पर्स में ही रख ली है, होटल जाकर चेंज कर लूंगी, विधि ने अपने पर्स को दिखाते हुए कहा। माही ने कार मॉल की तरफ घुमा दी। रास्ते में पाखी ने विधि से पूछा, विधि तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, उसका क्या हुआ, जॉब मिली क्या? नहीं यार अभी तक तो नहीं मिली, विधि ने थोड़ा उदास पेंसिव फेस होते हुए कहा। यार पता नहीं इस दुनिया को हो क्या गया है, टैलेंट की तो किसी को कदर ही नहीं, पर तू उदास मत हो, तुझे जल्दी ही एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, पाखी ने विधि को मोटिवेट करते हुए कहा। 10 मिनट बाद वो मॉल पहुंच गए। मॉल के अंदर उन लोगों ने पहले तो अपने लिए लेडीज सेक्शन में जाकर कपड़े लिए। शॉपिंग करते वक्त अचानक से पाखी रुक गई। उसने क्यूट सा फेस बनाकर माही से कहा, यार तू मुझ पर इतना अत्याचार नहीं कर सकती, मैं तो तेरी बेस्टी हूं ना। फिर पाखी ने अचानक से अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द से करहाने की एक्टिंग करते हुए कहने लगी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है माही, प्लीज कुछ कर। बस बहुत हो गई तेरी नौटंकी, सिर्फ खाने के लिए तू इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है, चल अब तेरे इस पेट में कुछ डाल ले वरना तू मेरा ही दिमाग खा जाएगी। ये कहकर माही विधि के साथ हंसने लगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन पाखी को उन दोनों के हंसने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वह तो बहुत खुश थी खाने के बारे में सोचकर ही। फिर वह तीनों शॉपिंग करके फूड एरिया की तरफ चले गए। पिज्ज़ा खाते वक्त माही की ड्रेस पर सॉस गिर गया। उसने पाखी और विधि को खाने के लिए कह दिया और खुद वॉशरूम की तरफ चली गई। जब माही वॉशरूम से वापस आ रही थी तो उसका ध्यान अपने फ़ोन पर था, इस वजह से वह सामने आते आदमी से टकरा गई। उसे लगा वो गिरने वाली है, इसलिए उसने अपनी आंखें डर के कारण कस के बंद कर ली थी। लेकिन जब उसे लगा कि वो फर्श पर नहीं गिरी है और किसी ने उसे कमर से अपनी बाहों में पकड़ रखा है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो माही के सामने एक बेहद हैंडसम चेहरा था। माही तो उसकी काली आंखों में कुछ देर के लिए खो ही गई थी। ये आदमी और कोई हमारा हीरो आर्यन था जो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए इस मॉल में आया हुआ था। वह भी फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए उसका भी माही पर ध्यान नहीं गया और वे दोनों आपस में टकरा गए। जब आर्यन ने माही के चेहरे की तरफ देखा तो वो भी माही के चेहरे की मासूमियत में खो सा गया। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे कि तभी वहां आर्यन का असिस्टेंट विराज आया, जिससे वह दोनों होश में आए। जब विराज ने देखा कि आर्यन ने किसी लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा है तो वह एक पल के लिए बेहोशी होने वाला था, क्योंकि आर्यन ने आज तक किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था। आर्यन ने माही को ठीक से खड़े होने में मदद की। तब माही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी वह मेरा ध्यान नहीं था। माही की बात सुन विराज को तो माही के लिए बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि आज से पहले जिस किसी लड़की ने भी आर्यन के करीब आने की या उससे बात करने की कोशिश की है तो उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है।
लेकिन विराट को तो 440 वो का झटका फेयरफुल तब लगा जब उसने आर्यन को माही से मुस्कुराते हुए कहते सुना, मेरा ध्यान भी आप पर नहीं था, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। माही तो एक पल के लिए आर्यन के मुस्कुराने की वजह से उसके गाल पर उभरे डिंपल में खोसी गई थी। उसकी दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज चलने लग गई। लेकिन उधर विराज की तो जैसे शरीर में से आत्मा ही निकल गई हो। वह तो बस स्टैचू बने आर्यन को ही देखे जा रहा था, जिस इंसान ने अपने पूरे जीवन में मुश्किल से ही कभी हल्की सी स्माइल की हो। वह आज एक अनजान लड़की के सामने मुस्कुरा रहा है और उससे इतने प्यार से बात भी कर रहा है। आर्यन ने फर्श पर से अपना और माही का फ़ोन उठाया, लेकिन जैसे ही वो फ़ोन माही को देने जा रहा था, वहाँ पाखी आ गई, जिससे माही का ध्यान अपने फ़ोन पर गया ही नहीं और उसने जल्दबाजी में फ़ोन लिया और पाखी के पास चली गई, जो कि उसी की तरफ आ रही थी। यार माही, वॉशरूम में तुझे इतना टाइम कैसे लग गया? विधि को टेंशन हो रही थी, इसलिए मुझे तेरे पास आना पड़ा, पाखी ने कहा। नहीं, बस मैं किसी से गलती से टकरा गई थी, तो बस उसी में थोड़ा टाइम लग गया, माही ने पाखी को बताया। पाखी, अच्छा ठीक है, अब जल्दी चल वरना हम पार्टी में टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक माही आर्यन की नज़रों से गायब नहीं हो गई, आर्यन उसी तरह देखता रहा। जहां से माही और पाखी गई थी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तभी आर्यन को विराज की आवाज आई, सर मीटिंग में सब आपका वेट कर रहे हैं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और वहां से मीटिंग रूम की तरफ चला गया। मॉल से निकलकर वह तीनों पार्टी की वेन्यू होटल मून पहुंच जाते हैं। पार्टी शुरू होने में अभी वक्त था, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक रूम बुक कर लिया और उसमें तैयार होने के लिए चली गई। रात को 7:30 बजे होटल के रूम के अंदर पाखी और विधि तैयार हो चुकी थी और माही वॉशरूम में अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए गई हुई थी। पाखी ने आज रेड वाइन कलर की लॉन्ग गाउन, जिसके घुटनों से साइड कट है, पैरों में रेड कलर की हाई हील, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, कानों में लंबी लंबी ईयरिंग और बालों को कली कर रखा था। पाखी आज बहुत ही हॉट लग रही थी। विधि भी किसी से कम नहीं लग रही थी। विधि ने आज पिंक कलर की एक गाउन पर अपने बालों को एक साइड कर रखा था और होठों पर हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक और पैरों में पिंक कलर की हील पहन रखी थी। वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। माही, अब बाहर आ भी जा, अगर पार्टी में खाना खत्म हो गया तो देख लेना, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, मुझे डांस भी करना है, जल्दी कर। पाखी ने बेड से उठकर इधर उधर घूमते हुए कहा। यार पाखी, अभी वो 5 मिनट पहले ही तो गई है और तू तो ऐसे कह रही है जैसे उसे आधा घंटा हो गया है। तूने खुद ने तो तैयार होने में 1 घंटा लगा दिया था, विधि ने पाखी के सामने आकर कहा। विधि की कही बात पर पाखी ने उसे अपने दांत दिखा दिए और कहा, वह क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है मुझे पार्टी में जाना कितना पसंद है, खास करके डांस करना और खाना खाना। 6 टिल्लू की बर्थडे पार्टी। विधि की कही बात पर पाखी ने उसे अपने दांत दिखा दिए, ग्रिन और कहा, वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है मुझे पार्टी में जाना कितना पसंद है, खास करके डांस करना और खाना खाना। माही ने भी पाखी की बात सुन ली थी। उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और पाखी से हंसते हुए कहा, हाँ, खाने और नाचने के अलावा तेरे पास और काम ही क्या है? जब विधि और पाखी ने माही की तरफ देखा तो वह कुछ देर के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाई, वह बस माही को ही घूरे जा रही थी। माही, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, पाखी और विधि ने एक साथ कहा। क्या सच में ठीक नहीं लग रही? मेरे पास तो कोई और ड्रेस भी नहीं है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगी? एक काम करती हूँ, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी, तुम दोनों राहुल को कह देना मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाई। माही ने खुद को इधर उधर घूमकर देखते हुए कहा। माही की बात सुन विधि और पाखी अपने होश में वापस आए। विधि, नहीं, तुम अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, आज पार्टी में सभी लड़के तुम्हें ही घूर घूर कर देखेंगे। आज तो माही तू जरूर किसी ना किसी को तो पक्का मार ही डालेगी अपनी इन अदाओं से, पाखी ने थोड़ी नौटंकी करते हुए कहा। माही ने आज ओशन ब्लू कलर की ऑफ शोल्डर गाउन पहन रखी है। उस ड्रेस में माही का परफेक्ट फिगर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसने अपने बालों का बन बनाया और कुछ बालों की लटें उसके गालों को छू रही है। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ काजल और थोड़ी सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी है। माही आज बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो चले पार्टी के लिए, अब लेट नहीं हो रहा है क्या?
माही ने मुंह बनाकर कहा। उसके बाद वो तीनों रूम से निकल गई। पार्टी होटल के 3rd फ्लोर पर रखी गई है। लिफ्ट में जाते वक्त माही के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है तो वह उन दोनों को आगे चलने का बोलकर कॉल अटेंड करती है। फ़ोन पर देव नाम फ्लैश हो रहा था। माही ने कॉल रिसीव किया। इससे पहले वह कुछ बोलती दूसरे तरफ से आवाज़ आई, भाई मैंने आपको बोला था ना, आज मैंने आपके वापस इंडिया आने की खुशी में पार्टी रखी है और अभी तक आप यहाँ आए ही नहीं। देख लेना, अगर आप नहीं आए तो मुझे और बाकी सब लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हम सब आपसे कभी बात नहीं करेंगे। आप सुन भी रहे हैं कि नहीं? अब कुछ बोलो भी। देव की बात सुनने के बाद माही ने उससे कहा, अगर आप खुद चुप होंगे तो सामने वाला कुछ बोलेगा ना, और आई थिंक आपने रॉन्ग नंबर लगाया है तो आप एक बार नंबर चेक कर लीजिए। देव पहले तो आर्यन के फ़ोन से किसी लड़की की आवाज़ सुनकर हैरान रह गया, पर माही की बात सुनने के बाद उसने फ़ोन में नंबर चेक किया। कंफर्म करने के बाद उसने वापस फ़ोन पर कहा, हेलो आप कौन हैं? क्या आप मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है? भाभी आप भाई से कब मिली? भाई तो मुझे कुछ बताते ही नहीं, पर कोई बात नहीं, मुझे उनका इतना बड़ा राज पता चल गया। ओ माय गॉड, कहीं आज मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। मुझे फाइनली पता चल ही गया, भाई इतना बिजी काम में नहीं बल्कि आपके साथ रहते हैं। देव ने ये सब कुछ एक सांस में ही खुशी से चाहते हुए फ़ोन पर कह दिया। देव की बात सुन माही का पारा हाई हो गया। उसने देव को थोड़ा गुस्से से जवाब दिया, ओ हेलो, मैं कोई तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और मुझे ये भाभी भाभी बोलना बंद करो वरना फ़ोन के अंदर घुसकर तुम्हारी धुलाई करूँगी, समझ में आया? उधर देव ने अपने मन में कहा, लगता है भाभी भाई से बहुत गुस्सा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं इनके बच्चे कैसे होंगे, मैं उनको कैसे संभाल लूँगा, पता नहीं आगे चलकर मेरा क्या हाल होगा इन लोगों के बीच में। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब माही को दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसने फिर से कहा, समझ में आया कि नहीं? हाँ मैं समझ गया, देव ने जवाब देते हुए कहा। उसके बाद माही ने फ़ोन काट दिया। जब माही ने ध्यान से अपने फ़ोन को देखा तो उसे एहसास हुआ यह उसका फ़ोन नहीं है। वह सोचने लगी कि उसका फ़ोन कहाँ गया। अचानक से उसे आर्यन से टकराना याद आया। जरूर मेरा फ़ोन उसी वक्त चेंज हो गया होगा। हे महादेव, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? मुझे तो कभी कभी लगता है जब जब आपका आपकी बीवी से झगड़ा होता होगा आप उनका सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालने लगते हो। माही ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। पाखी जो माही को लेने आई थी, उसने जब देखा माही खुद से ही बातें कर रही है तो वो बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो यहाँ खड़ी खुद से ही बातें कर रही है? नहीं मैं तो बस, माही बोल ही रही थी कि। बीच में ही पाखी ने माही को टोंकते हुए कहा, अब जल्दी चल विधि और मैं कब से तेरा लिफ्ट के बाहर वेट कर रहे हैं, हमें वैसे भी बहुत लेट हो गया है। पाखी की बात सुन माही भी उसके साथ वापस लिफ्ट की तरफ चली गई। उसने सोचा पार्टी खत्म होने के बाद वह फ़ोन का मैटर देख लेंगी। विधि ने माही और पाखी को देखा तो वो लिफ्ट के अंदर चली गई और उनके अंदर आने का वेट करने लगी। जब वो तीनों पार्टी हॉल की एंट्रेंस पर आए तो हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। जाए भी क्यों ना, आज तीनों लग ही इतनी खूबसूरत रही है। हॉल में मौजूद सारे लड़के तो उन्हें अपनी लालची नज़रों से देख रहे हैं और वहीं लड़कियां उन्हें देखकर उनकी खूबसूरती से जल बुन रही है। तभी पार्टी का होस्ट और बर्थडे बॉय उन तीनों के पास आया। लगता है भगवान भी आज मुझ पर बहुत ही मेहरबान है जो इतनी खूबसूरत लड़कियां मेरी बर्थडे पार्टी में आई। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम तीनों आओगी, राहुल ने कहा। अरे टिल्लू, अगर हम नहीं आते तो तुम पिछली बार की तरह अपना मुंह फुलाकर बैठ जाते। बाद में फिर से हमें तुझे मनाना पड़ता। इन सब में फिजूल में ही हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे तो अच्छा हम हमारे टिल्लू की बर्थडे पार्टी में आ जाए। कम से कम मुफ्त का खाना और पीना भी मिल जाएगा और हमारा टाइम भी बच जाएगा। पाखी ने माही को आंख मारकर कहा। पाखी, तुम क्यों मुझे बार बार टिल्लू बोल रही हो? तुम यहाँ पर मेरी इमेज क्यों खराब करने पर तुली हुई हो? यहाँ पर मेरे सभी फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स आए हैं, प्लीज़ इनके सामने मुझे ये टिल्लू मत बुलाओ, राहुल ने नाराज होते हुए कहा। पाखी, तू क्यों मेरे टिल्लू को परेशान कर रही है? अब तू कभी पब्लिक प्लेस पर इसको टिल्लू नहीं बुलाएगी, समझ गई ना? माही ने कहा। माही की बात सुन विधि और पाखी अपना मुंह दबाकर हंसने लगी।
और राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से खराब हो गए। उसने अपने मन में ही कहा, यह क्या पाखी को समझ आएगी, ये तो खुद ही बार बार टिल्लू का नाम जप रही है। जस्ट 7 रेड वाइन। माही की बात सुन राहुल ने अपने मन में कहा, यह क्या पाखी को समझ आएगी, ये तो खुद बार बार टिल्लू का नाम जाप रही है। राहुल की शक्ल देख माही ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, हम भी बैठते हैं। ओके, तुम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। राहुल आगे की बात कहते हुए थोड़ी देर रुका। मुझे पता है प्रॉब्लम तो तुम लोग खुद ही हो, तो प्रॉब्लम तुम लोगों को कैसे हो सकती है। फिर वह जल्दी से वहां से रफू चक्कर हो गया। राहुल के जाने के बाद वह तीनों एक टेबल पर बैठ गई। पूरे हॉल में धीमी आवाज में इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था और लोग ग्रुप बनाकर आपस में बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे। यार माही, तुझे नहीं लगता ये पार्टी कुछ ज्यादा ही बोरिंग है? पाखी ने पूरे हॉल में अपनी नज़र घुमाते हुए कहा। हाँ यार, बात तो तेरी सही है, विधि ने भी पाखी का साथ देते हुए कहा। तो चलो फिर इस बिना तड़के की दाल में थोड़ा तड़का लगाने के लिए, माही ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। माही की ये कहते ही पाखी और विधि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाद में पाखी ने डीजे के पास जाकर कुछ कहा। थोड़ी देर बाद पूरे हॉल की लाइट ऑफ हो गई और म्यूजिक भी बंद हो गया। सभी लोग इधर उधर घबराहट में देखने लगे। अचानक से स्टेज पर 3 स्पॉट लाइट पड़ी। उन लाइट के नीचे विधि, माही और पाखी खड़ी थी। एक गाना बैकग्राउंड में बजने लगा और वह तीनों फुल जोश के साथ डांस करने लगी। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल 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 चुल। राहुल और उसके दोस्त भी स्टेज पर आकर उन तीनों के साथ डांस करने लगे। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गर्म मामला। बोलती बंद मेरी कह क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। नाचे तू दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए। नखरे विलायती ईगो में रहती, नखरे विलायती ईगो में रहती। टशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल 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 चुल। अरे दाएं बाएं कैसे कमर तू झुलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए। सेडला मेरे छम छम कर दे, हेगे हाई ब्रांड वे। सेडला मेरे छम छम कर दे, हेगे हाई ब्रांड वे। इवलिग मुंडिया दे, मेरे हिल पर हो दे ले दे वे। सारी कुड़ियां है देसी चिड़िया, सारी कुड़ियां देसी चिड़िया। क्लब के मैं बुलबुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल 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 चुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। गाना बंद होने के बाद राहुल ने हौंफते हुए माही से कहा, वाह यार माही, मुझे तो पता ही नहीं था तुमको इतना अच्छा डांस आता है। अरे ओ चिरकुट, सिर्फ माही को ही अच्छा डांस आता है क्या? मैंने और विधि ने अच्छा डांस नहीं किया? पाखी ने राहुल को घूरते हुए पूछा। नहीं नहीं, तुम दोनों ने भी अच्छा डांस किया, राहुल ने कहा। पार्टी का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा हो गया था। वह तीनों वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। राहुल उनके पास आया। तुम लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, 1 मिनट में अभी तुम लोगों के लिए ड्रिंक्स मंगवाता हूँ। ये कहकर राहुल ने एक वेटर को अपने पास आने का इशारा किया। तुम चिंता मत करो, मैं तेरा पैसे बचने नहीं दूंगी, मैं तो पेट भर कर सब खाऊंगी भी और पीऊंगी भी। पाखी ने ये कहकर एक वोडका का ग्लास वेटर से ले लिया। विधि ने राहुल से कहा, तुमको तो पता ही है मैं अल्कोहल नहीं पीती। हाँ मुझे पता है तुम और माही शराब नहीं पीते, पर फ्रूट जूस तो पीती हो ना। ये जूस बहुत ही अच्छा, मैंने इसे अब्रॉड से मंगवाया है। ये कहकर राहुल ने वेटर से 2 ग्लास जूस के टेबल पर रख दिए, लेकिन गलती से राहुल ने उनमें से एक रेड वाइन का ग्लास उठा लिया था। बाद में राहुल वहां से चला गया। विधि और पाखी अपने ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। माही ने भी अपने ग्लास से एक सिप लिया तो उसे थोड़ा अजीब टेस्ट आया। उसने विधि से पूछा भी, पर उसने कहा शायद इसका टेस्ट बाकी फ्रूट जूसेस से थोड़ा अलग है। माही ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वह गिलास खाली कर दिया। माही को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह फ्रूट जूस पी रही है, क्योंकि वह जूस उसे राहुल ने दिया था और विधि भी वही जूस पी रही थी, तो उसे कुछ गलत नहीं लगा। थोड़ी देर बाद माही का सर दर्द होने लगा और थोड़े चक्कर भी आने लगे। मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर रूम में जाकर आराम कर लेती हूँ, माही ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, विधि ने कहा।
ये सुन पाखी ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। नहीं, तुम दोनों पार्टी एंजॉय करो वरना वह राहुल नाराज होकर बैठ जाएगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर माही पार्टी हो उसके बाहर चली गई। माही जब लिफ्ट से बाहर निकली तो उसे अचानक से चक्कर आ गए और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। माही ने जब अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम चेहरा देखा तो वह कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसने उस आदमी के चेहरे को छूते हुए कहा, तुम क्या सच में हमेशा से ही इतने हैंडसम थे या तुमने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? आर्यन ने जब माही की कही बात सुनी तो वो माही को घूरने लगा। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने गौर से माही की तरफ देखा। माही के गाल हल्के गुलाबी हो गए थे, उसके मुंह से हल्की हल्की वाइन की खुशबू आ रही थी। वो समझ गया कि माही अभी नशे में है। उसने माही को अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने माही को कमरे के अंदर नीचे उतारा, माही तुरंत उसके सामने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी है यहाँ पर? माही ने अपने मुंह से पाउट बनाकर कहा। आर्यन को माही इस वक्त काफी क्यूट लग रही है। आर्यन ने पहले कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर वापस माही की तरफ आकर खड़ा हो गया। उसने माही को बेड पर बिठाया और उसे सोने के लिए कहा, पर माही तो सोने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह बेड पर खड़ी हो गई और बेड पर उछल कूद करने लगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना। माही की ऐसी हरकतें देखकर आर्यन को बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और माही को थोड़ा डांटते हुए कहा, माही चुपचाप सो जाओ। आर्यन की डांट सुन माही अचानक से रुक गई और बेड पर बैठकर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे नफरत करते हैं। ये कहकर वह और जोर जोर से रोने लगी। आर्यन ने जब माही को रोते हुए देखा तो वह बहुत परेशान हो गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसने कभी किसी लड़की को रोते हुए चुप नहीं कराया था। तभी आर्यन के दिमाग में कुछ आया और वह माही के करीब आकर बैठ गया। उसने माही को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया, पर माही अभी भी शांत नहीं हुई। आर्यन ने जब माही को अभी भी रोते हुए देखा तो उसने अचानक से अपने होठों को माही के होठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। चैट सुकून भरी रात। आर्यन ने जब माही को अभी भी रोते हुए देखा तो उसने अचानक से अपने होठों को माही के होठों से जोड़ दिया और उसे किस करने लगा। आर्यन की इस हरकत से माही बार बार अपनी पलकें झपकार बस आर्यन को ही देख रही थी। उसका रोना भी अब बंद हो गया था, पर आर्यन तो बहुत पैशनेटली माही के सॉफ्ट होठों को किस किए जा रहा था। आर्यन का एक हाथ माही की कमर पर और दूसरा माही के बालों पर था। 10 मिनट बाद जब माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब जाकर आर्यन को होश आया। उसने माही के होठों को आज़ाद कर दिया। आर्यन माही के बालों को अपने हाथों से ठीक करने लगा और माही को देखने लगा जो जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। इस समय आर्यन को माही बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और माही से कहा, अब तुम सोना चाहती हो या फिर मैं फिर से तुम्हें किस करूं? ये कहते वक्त आर्यन अपने अंगूठे को माही के होठों पर रब करने लगा। ये सुनते ही माही जल्दी से आर्यन की गोद से उठी और ब्लैंकेट को अपने चेहरे तक लेकर बेड पर सो गई। माही की ऐसी हरकतें देख आर्यन की चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाद में आर्यन बाथरूम में फेस होने चला गया। जब वह वापस बाथरूम से आया तो उसने बेड पर माही को किसी बच्चे की तरह सोते हुए देखा। माही के चेहरे पर किसी मासूम से बच्चे की तरह मुस्कान थी। पता नहीं अगर आज इस होटल में मेरी मीटिंग नहीं होती तो इसका क्या होता। पागल लड़की अगर संभलती नहीं है तो पीती क्यों है? आर्यन ने माही को देख धीरे से कहा। वह माही के साइड जाकर लेट गया और माही को हग करके सो गया। आज इतने सालों बाद आर्यन को इतनी सुकून की नींद आई थी। उधर पार्टी खत्म होने के बाद पाखी और विधि वापस अपने होटल रूम में आ गई, पर उनको माही रूम में कहीं नहीं दिखी। उन्होंने जब माही को फ़ोन किया तो वह कॉल आंसर नहीं कर रही थी। यार माही कहाँ गई होगी? विधि ने परेशान होकर पाखी से कहा। तुम चिंता मत करो, वह ठीक होगी, तुम्हें तो पता ही है वह कमज़ोर नहीं है। पाखी निधि के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा।
हाँ पता है, पर फिर भी डर लगता है कहीं वह वापस से उन पुरानी यादों के कारण परेशान ना हो जाए और खुद को तकलीफ ना दे, विधि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगली सुबह जब आर्यन की नींद खुली तो उसने अपने सामने माही का मासूम सा चेहरा दिखाई दिया। उसने माही के फोरहेड पर प्यार से किस किया और उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगा। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद माही की भी नींद खुल गई। उसने जब खुद को किसी अनजान रूम में पाया तो उसके सामने वह भयानक काली रात की यादें वापस आ गई। अचानक से ही उसकी आंखों में बेपनाह दर्द दिखने लगा। वह एकदम से ही पैनिक करने लगी। उसने पहले अपने आप को ध्यान से देखा। जब उसने कंफर्म कर लिया उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो उसने एक चैन की सांस ली। उसका सर भी दर्द से फटा जा रहा था। जब आर्यन वॉशरूम से बाहर आया तो वह अपने हाथ में पकड़े टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा था। इस वक्त उसने बाथरोब पहना हुआ था। जब उसने देखा माही अपने सिर को अपने हाथों से दबा रही है तो उसने कहा, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं रिसेप्शन से नींबू पानी मंगवाता हूँ, तुम्हारा हैंगओवर कम हो जाएगा। माही ने जब किसी की आवाज़ सुनी तो उसने उस तरफ देखा। आर्यन को वहां देखकर माही की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, लेकिन जब उसने आर्यन की बात सुनी तो उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, हैंगओवर ये तो तब होता है ना जब हम ड्रिंक करते हैं, और मैं शराब नहीं पीती। ये सुन आर्यन की आंखें छोटी हो अचानक से गई। उसने माही को घूरते हुए कहा, तो कल रात क्या मैंने ड्रिंक की थी? मुझे क्या पता, वह तो आपको पता होगा ना, और मैंने शराब नहीं फ्रूट जूस पिया था। माही ने मुंह बनाकर कहा। अब तो आर्यन को माही पर गुस्सा आने लगा था। एक तो वह इतनी लापरवाह है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसने जूस पिया है या ड्रिंक, और ऊपर से उसे ही बोल रही है कि उसने ड्रिंक की होगी है। वो गुस्से से माही को घूरने लगा। जब माही ने देखा कि आर्यन गुस्से से उसे देख रहा है तो वो डर गई। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, सॉरी मुझे नहीं पता, वह मैंने जूस की जगह शराब कैसे पी ली। माही के मासूम चेहरे को देख आर्यन का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उसने अपने हाथ में पड़े टॉवल को सोफे पर फेंका और माही के पास जाकर प्यार से उसके बालों को उसके कान के पीछे कर कहा, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और नींबू पानी मंगवाता हूँ। आर्यन को अपने इतने पास देख माही की दिल की धड़कनें तुरंत ही बुलेट ट्रेन की से भी ज्यादा तेज चलने लगी। आर्यन के छूने से उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ रही थी। पर पता नहीं क्यों आर्यन की बात सुन माही का सर अपने आप ही हाँ में हिलने लगा। माही भी बहुत शॉक्ड थी कि वह ऐसे किसी अनजान आदमी की बात क्यों मान रही है। माही को हाँ में सिर हिलाता देख आर्यन के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन माही बेड से उठ ही नहीं रही थी। तो आर्यन उसके कान के पास जाकर बड़े सेडेक्टिव तरीके से कहा, क्या तुम कल रात की ही तरह चाहती हो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर जाऊं? ये सुन माही अचानक से होश में आई। वो आर्यन को धक्का देकर जल्दी से भागकर वॉशरूम के अंदर चली गई। माही को इतनी हड़बड़ी में वॉशरूम में जाता देख आर्यन को हंसी आ गई। उसने अपने असिस्टेंट को फोन कर कहा, जल्दी मेरे रूम में 20 से 21 साल की लड़की के लिए कपड़े भेजो और एक गिलास नींबू पानी भी भिजवाना। विराज तो आर्यन के मुंह से किसी लड़की के कपड़े लाने वाली बात सुन शॉक्ड रह गया। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है तो उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, सर क्या आपने सच में किसी लड़की के कपड़े मंगवाए हैं या मुझे सुनने में कुछ गलतफहमी हो गई है? तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आर्यन ने थोड़े गुस्से में कहा। ओके बॉस, मैं 10 मिनट में आता हूँ, विराज ने थोड़े घबराते हुए जवाब दिया। फोन कट करने के बाद आर्यन तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद उसके रूम का डोर लॉक हुआ। आर्यन ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने विराज और उसके साथ एक होटल स्टाफ खड़ा था। आर्यन ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। नींबू पानी रख वह स्टाफ मेंबर रूम से चला गया। फिर विराज भी कपड़े के पैकेट को सोफे पर रखकर जाने लगा। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से आर्यन को देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्यन के रूम में उसके साथ कोई लड़की है, पर उसे अब कंफर्म हो चुका था। आर्यन ने जब विराज को आंखें बड़ी करके खुद को यूं देखता पाया तो उसने अपनी एरोगेंट आवाज में कहा, कोई और काम है तुम्हें? नहीं, यू मे लीव। आर्यन की आवाज से विराज सदमे से वापस आया। नो सर बोलकर रूम से जल्दी से चला गया। आर्यन ने माही को वॉशरूम के अंदर वह कपड़े दे दिए।
जब माही वॉशरूम से बाहर आई तब आर्यन सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बेड के साइड वाली टेबल पर नींबू पानी रखा है, पी लो, तुम्हें बेटर फील होगा, उसने काम करते हुए ही कहा। माही ने नींबू पानी का ग्लास खत्म कर दिया, फिर आर्यन के साइड जाकर खड़ी हो गई है। महादेव, पता नहीं क्यों इस आदमी के सामने मैं बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करने लगती हूँ, मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती इसके सामने है, माही ने अपने मन में कहा। आर्यन को माही की मौजूदगी का एहसास पहले से ही हो गया था, लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बाद भी माही ने कुछ नहीं बोला तो उसने माही की तरफ देखकर कहा, क्या कुछ कहना है तुमको? नाइन, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। आर्यन को माही की मौजूदगी का एहसास पहले से ही हो गया था, लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बाद भी माही ने कुछ नहीं कहा तो उसने माही की तरफ देखा। क्या कुछ कहना है तुम्हें? आर्यन ने कहा। नहीं। हाँ, माही ने हड़बड़ाते हुए कहा। ये लड़की पता नहीं क्यों मेरे सामने ऐसी बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती रहती है। आर्यन ने अपने मन में कहा। मैं कल यहाँ कैसे आई? माही ने घबराते हुए पूछा। जब मैं लिफ्ट के आने का वेट कर रहा था तब मुझे तुम लिफ्ट से निकलती दिखी और अचानक से तुम चक्कर खाकर बेहोश हो गई, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने रूम में लेकर आ गया, आर्यन ने नॉर्मली ही जवाब दिया। थैंक्स मेरी हेल्प करने के लिए, माही ने कहा। तो अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो क्या उसे भी अपने रूम में लेकर आ जाते? माही ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। पर आर्यन ने ये सुन लिया, वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और माही के कान के पास जाकर बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से कहा, बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं कभी उसे देखता तक नहीं, रूम में लाने तो दूर की बात है। ये कहकर वह माही से थोड़ा दूर हो गया। आर्यन को खुद के इतने पास देख पता नहीं क्यों पर माही का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, मुझे उससे क्या, आप जिसे चाहे अपने कमरे में लाएं। मैं कौन सी आपकी गर्लफ्रेंड हूँ जो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? माही को खुद की गर्लफ्रेंड सोच आर्यन के आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अगर नहीं हो तो बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। आर्यन ने ये सब बहुत नॉर्मली ही कह दिया। ये सुन माही को जोर जोर से खांसी आने लग गई। आर्यन माही की पीठ को सहलाने लगा। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है या आपने सुबह सुबह ही पी रखी है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? माही ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा। आर्यन ने पहले तो माही को घूर कर देखा, फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ या कोई शराबी जो सुबह सुबह ही पीना चालू हो जाता है? मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा है। आर्यन थोड़ी देर रुका, फिर कहा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? देखो, आप ना ही मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ, ऐसे कैसे ही हम रिलेशन में आ सकते हैं? माही ने आर्यन को समझाते हुए कहा। तो जान लेंगे, उसमें क्या है? आर्यन ने वैसे ही एटीट्यूड के साथ कहा। अरे देखो, तुम दिमाग से काम नहीं ले रहे हो, तुम दिखने में इतने हैंडसम हो और कपड़ों से रिच भी लगते हो, कोई भी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना नहीं करेगी। तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो और किसी एक अच्छी सी लड़की को अपने लिए ढूंढ लो, जब तुम्हें वह मिल जाए तो मुझे भी बता देना, इस खबर से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। माही आर्यन को समझाते हुए कहा। पर मुझे वह लड़की मिल गई है जिसके साथ में रहना चाहता हूँ और वह तुम ही हो, आर्यन ने कहा। उफ, यह आदमी, माही ने धीरे से बड़बड़ाया। देखो, मैं कब से तुम्हें शराफत से समझा रही हूँ, अगर तुम अब भी नहीं समझे तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। अब लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। मुझे तुम्हारी जीएफ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब मुझे जाना होगा, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर माही आर्यन के साइड से जाने लगी। आर्यन के जब माही के मुंह से दोस्त सुना तो उसे डाउट हुआ, कहीं माही का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। उसने जल्दी से माही की कलाई पकड़ ली और पूछा, तुम्हारी दोस्त लड़की है या लड़का? लड़की। वैसे यह मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? माही, जल्दी निकल यहाँ से वरना आज तो यह आदमी तुम्हें ही पागल कर देगा। माही ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। माही की दोस्त एक लड़की है, ये सुन आर्यन खुश हो गया। उसने माही को अपनी तरफ खींचा, फिर प्यार से कहा, अपना ध्यान रखना और कल की तरह ड्रिंक करके अकेली बाहर मत घूमना, समझी? और लड़कों से दूर रहना, आजकल के लड़के ठीक नहीं होते। माही ने बस अपना सिर हाँ में हिला।
दिया ये देख आर्यन ने माही के बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके फोरहेड पर अपने होठों से किस किया। ये देख माही की आंखें अपने आप बंद हो गई। लेकिन जब उसे होश आया उसने आर्यन को धक्का दिया और जल्दी से रूम में से निकल गई। ये देख आर्यन मुस्कुरा दिया। माही रूम से थोड़ा दूर जाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। हे महादेव, अगर मैं वापस कभी इस आदमी से मिली तो यह मुझे पागल ही कर देगा। माही वहां से फिर अपने रूम में गई, जहां पर विधि और पाखी रूम में कब से उसी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। माही को देख पाखी और विधि तुरंत उसके गले लग गई। तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, कहीं वापस तुम वह सब याद करके खुद को कुछ कर ना लो, विधि ने गुस्से में कहा। मुझे पता है विधि तुम कितना परेशान हो गई होगी, पर मैं ठीक हूँ और जहाँ तक बात रही उन सब बातों की तो वह मेरा अतीत था जो मैं अब याद नहीं करना चाहती। माही ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। हाँ, तुम तो कल बिना बताए कहीं पर घूमने चली गई, पर तुम्हें पता है माँ का फोन आया था, उन्हें हमने कैसे संभाला ये हम ही जानते हैं। वह तो भाई को भी हमें लेने के लिए भेज रही थी। पाखी ने थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा। हे महादेव, हम तो एमएस के बारे में भूल ही गए थे, अब पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेगी। माही ने घबराते हुए कहा। पाखी, अरे मेरी झांसी की रानी, तुम तो माँ का नाम सुनकर भीगी बिल्ली बन जाती हो, वरना तो तुम बड़े से बड़े डॉन माफिया तक को धूल चटा देती हो। वो इसलिए क्योंकि वह सब हाथ पैर या फिर हथियारों से लड़ते हैं, लेकिन एम्स हमसे अपने ब्रह्मास्त्र के साथ लड़ती है। माही ने मुंह बनाकर कहा। वैसे मुझे तुम लोगों को ये बताना था कि वह लोग मुझसे मिलने की जिद कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो वह कॉलेज नहीं जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे मुझसे मिलने, माही ने कहा। ये सुन पाखी ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है, तुम चिंता मत करो, मैं और विधि यहाँ पर सब देख लेंगे और तुम भी इस बार जल्दी ही आ जाओगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। चट्टन भतीजा भतीजी। ये सुन पाखी ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है, तुम चिंता मत करो, मैं और विधि यहाँ पर सब देख लेंगे और तुम भी इस बार जल्दी ही आ जाओगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम नहीं गई और वो यहाँ पर आ गए तब जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं मैं इन सब का क्या करूँ, पर कोई बात नहीं, अभी टाइम है इन सब में, तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, माही ने सोफे पर बैठे हुए कहा। तुम ठीक है कह रही हो, वैसे भी अब हमें घर जाना चाहिए, विधि ने अपने पर्स को सोफे पर से उठाते हुए कहा। माही, हाँ चलो, वरना पता नहीं एम्स क्या करेगी। वो तीनों होटल से अपने अपने घर के लिए निकल गई। मन्नत विला। आर्यन जब होटल से अपने विला वापस आया तो लिविंग रूम में ही उसे सोफे पर ऋषभ, देव और अभय सोते दिखाई दिए। ऋषभ सोफे पर आराम से सो रहा था, उसके पेट पर देव के पैर थे और अभय जमीन पर ही कुशन को हग करके सो रहा था। उन तीनों को ऐसे देख आर्यन ने अपना सर हिला दिया। उसने पहले घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1 बजे बज रही थे। आर्यन ने टेबल से पानी का जग उठाया, फिर तीनों के मुंह पर जग का पूरा पानी गिरा दिया। हमला हो गया, हमला, समुद्री जहाज पर हमला हो गया, ये चिल्लाकर ऋषभ जल्दी से उठ गया, पर देव को तो मानो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने होठों पर पड़े पानी को अपनी जीभ से चाटा और करवट बदल ली। उसके करवट लेने से उसके पैर ऋषभ के मुंह पर जा लगे। छी छी, सुबह सुबह किसके पैर देख लिए, ये कहकर ऋषभ ने देव को लात मारकर सोफे से गिरा दिया। धम्मम की आवाज के साथ देव सोफे से गिर गया। वह उठकर वापस सोफे पर बैठकर अंगड़ाई लेने लगा। किसकी मौत आई है, जिसने अभय जिंदल पर पानी गिराया, आज तो मैं उसका खून ही कर दूंगा। बस वह मुझे किस करने ही वाली थी, पर तुम्हारी वजह से वह मुझे किस नहीं कर पाई और मेरा सपना टूट गया। फिर उसने अपना सर उठाकर देखा तो आर्यन उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अभय ने गुस्से में ये सब कह तो दिया था, पर जब उसने आर्यन को देखा तो उसके चेहरे की हवायां ही उड़ गई थी। भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता आपने हम पर पानी डाला है, अभय ने घबराते हुए कहा। ये है अभिमन्यु जिंदल, जिंदल इंडस्ट्रीज के मालिक का इकलौता बेटा। दिखने में स्वीट एंड चार्मिंग, लड़कियों से फ्लर्ट करने में सबसे आगे रहते हैं, पर आज तक अपनी लिमिट को कभी क्रॉस नहीं किया। जब देव और ऋषभ ने आर्यन की तरफ देखा तो देव तुरंत अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। भाई, कल हम सब ने आपके लिए पार्टी रखी पर आप तो आए ही नहीं, हम सब अब आपसे नाराज है, देव ने कहा।
ये देव सिंह राजावत आर्यन का छोटा भाई और वह आर्यन से बहुत प्यार करता है। आर्यन भी उससे बहुत प्यार करता है। दिखने में क्यूट और स्वीट। इनकी एक ही ख्वाहिश है कि इन्हें जल्दी से जल्दी अपने भतीजा और भतीजी मिले। कल अचानक से मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई, इसलिए नहीं आया और मैंने नहीं कहा था पार्टी रखो। आर्यन ने घूर कर उन सबको देखकर कहा। हाँ हाँ, हमें पता है तुम कौन सी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में गए थे, ऋषभ ने मुंह बनाकर कहा। मतलब? आर्यन ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा। तब देव ने चाहते हुए खुशी के साथ कहा, भाई आपने तो बहुत कोशिश की छुपाने की, पर हमें तो पता चल ही गया भाभी के बारे में। भाभी? किसकी भाभी? आर्यन ने थोड़े चिढ़ते हुए पूछा। अब आप नकली गुस्सा करके सच को नहीं छुपा सकते, हमें सब पता चल गया है। कल मैंने भाभी से बात की थी। जब मैंने आपके फ़ोन पर कॉल किया था तब भाभी ने ही फ़ोन रिसीव किया था। मुझे तो उनकी आवाज़ से ही लगता है वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी होगी। देव ने ऋषभ के कंधे पर सर रखकर कहा। ये तुमने ठीक नहीं किया आर्यन, तेरी एक गर्लफ्रेंड है और तूने मुझे बताया भी नहीं। बस ये थी तेरी दोस्ती, तूने हमारी दोस्ती पर कलंक लगा दिया है, ऋषभ ने भी नौटंकी करते हुए कहा। कोई बात नहीं भाई, आपने इन दोनों को नहीं बताया, पर आपने तो मुझे भी नहीं बताया। मैं भी आपसे बहुत नाराज हूँ। ये कहकर अभय भी ऋषभ और देव के पास सोफे पर बैठ गया। लेकिन आर्यन को तो उन तीनों की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब उन तीनों ने देखा कि आर्यन कुछ नहीं बोल रहा है तो देव ने वापस से कहा, भाई आप मुझे भाभी के बारे में सब कुछ बता दीजिए, वरना मैं दादाजी को बोल दूंगा कि भाई ने आपके लिए एक बहू ढूंढ ली है। वह तो इस खबर से बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वह आपकी शादी करा देंगे और मेरे 4-5 छोटे छोटे भतीजा भतीजी होंगे। उनको कुछ मत बताना, आर्यन ने उन तीनों को देखकर कहा। ठीक है, पर पहले आप हमें सब कुछ शुरुआत से बताइए, देव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। वह अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। मैंने उसे बोला भी था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे उससे भी एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्या? आर्यन की बात सुन उन तीनों ने एक साथ कहा। दी आर्यन सिंह रजावत को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, ऋषभ ने कहा। सच में वह लड़की कितनी ज़्यादा डेयरिंग होगी ना, जिसने भाई की गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया, अभय ने कहा। भाई मुझे तो लगता है मेरी भाभी बहुत अच्छी है, सिर्फ वही आपको हैंडल कर सकती है। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। वैसे भाभी का नाम क्या है? देव ने पूछा। माही, ये कहते वक्त आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फाइनली तुमने हम सबको हमारी भाभी दे ही दी, ऋषभ ने कहा। अभय ने भी खुशी के साथ कहा, अब इस बेजान से घर में एक औरत आएगी और इस घर को स्वर्ग बना देगी। उन सब में अभी थोड़ा टाइम है, तुम तीनों जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, अभी कुछ देर बाद मीटिंग है। आर्यन ये कहकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। आधे घंटे बाद अभी, ऋषभ और देव तीनों वापस हॉल में आ गए। आर्यन भी अपने रूम से वापस आकर सोफे पर बैठ गया। उनकी मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लाइंट का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब सिर्फ अभय, ऋषभ, देव, आर्यन और मानव ही बचे थे कॉल पर। मानव, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा वापस आने में? देव ने पूछा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुशी से ज़्यादा दिन तक जीने नहीं दूंगा, मानव ने मुंह बनाकर कहा। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह हुआ क्या? आर्यन ने सीरियस होकर पूछा। जी बॉस, मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। मानव भी अब थोड़ा सीरियस हो गया था। उन दोनों को इतनी सीरियसली बातें करते देख ऋषभ, देव और अभय भी ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। हम बोलना शुरू करो, आर्यन ने कहा। ओके बॉस। उनका पूरा नाम माही कपूर है। वो कपूर इंडस्ट्री के मालिक अशोक कपूर और उनकी पहली वाइफ राधा की बेटी है। मिस माही को जन्म देने के 6 साल बाद राधा जी की मौत हो गई। तब मिस्टर अशोक कपूर राधा जी की मौत के 2 हफ्ते बाद ही अपनी दूसरी बीवी सुमित्रा और एक 5 साल की बेटी नेहा को कपूर मेंशन लेकर आ गई। उस टाइम पर मिस्टर अशोक के पिताजी मिस्टर वीरेंद्र कपूर ने सुमित्रा को घर का सदस्य मानने से इनकार कर दिया था, पर सुमित्रा ने अपनी एक्टिंग के टैलेंट से खुद को मिस्टर वीरेंद्र कपूर के सामने बेचारी और अबला दिखाया और इस ड्रामे में उसने अपनी बेटी नेहा का भी शामिल कर लिया।
मिस्टर वीरेंद्र जानते थे सुमित्रा उनके सामने सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, फिर भी नेहा कपूर का ही खून था, इसलिए उन्होंने उसे घर में रहने की इजाज़त तो दे दी पर कभी सुमित्रा को अपनी घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट एपिसोड विल बी अपलोड सून, प्लीज कॉमेंट।